कल हम बताए थे कोशिका विभाजन कितने प्रकार में किए गए। कोशिका का विभाजन 3 प्रकार। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन क्या होता है? इसमें कोशिका कितने भाग में होता है? 2 भाग में टूट जाती है। कितने भाग में? 2 भागों में। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव तथा प्राइकैरियोटिक में होता है। किस में होता है? प्राइकैरियोटिक। प्राइकैरियोटिक में होता है। अच्छा बताइए, प्राइकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या? हाँ, पूर्ण विकसित हो जाता है हड्डी, तो यूकैरियोटिक, और नहीं थोड़ा बहुत जो होता है प्राइकैरियोटिक होता है। 70S में प्राइकैरियोटिक पाया जाता है, वह हल्का होता है, और 80S में यूकैरियोटिक पाया जाता है, वह भारी होता है। इसलिए बताया गया प्राइकैरियोटिक होता है। इसमें सबसे आसान विभाजन होता है। प्राइकैरियोटिक में सबसे आसानी से विभाजन होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। किसका आकार बड़ा होने लगता है? मदर सेल का। उससे आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा जैसे जैसे फैलता है उसका बीच वाला हिस्सा जो है धंसने लगता है। जैसे कोई आकार छेकेगा तो उसका क्या होगा? उसका शरीर का, जैसे कोई आदमी ज़्यादा होता है तो उसका शरीर का आकार क्या हो जाता है? घटते जाता है। देखते हैं कोई आदमी लंबा तगड़ा रहता है, मोटा रहता है, तो उसका शरीर का आकार क्या रहता है? अलग टाइप का बना रहता है उसका संरचना। और 2 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग जो है, और दूसरा जो है समसूत्री विभाजन। क्या है? समसूत्री। पहला पढ़े अर्धसूत्री और दूसरा समसूत्री। यह विभाजन कायिका कोशिका में होता है। किस में होता है? कायिका कोशिका में होता है, जिसमें 99% में होता है। किस में होता है? सेमियोटिक सेल 99% होता है। इस सेमियोटिक सेल जो है, सेमियोटिक सेल, इसमें 99% होता है समसूत्री में। यही क्या करता है? समसूत्री विभाजन करता है। किसी भी पदार्थ में या किसी भी सेल में, किसी भी कोशिका में विभाजन करता है समसूत्री कोशिका। जनन कोशिका ओवम एवं स्पर्म 1% को छोड़कर पूरा शरीर काय के कोशिका का बना होता है। जनन कोशिका जो है ओवम स्पर्म को छोड़कर, अंडाणु और शुक्राणु को छोड़कर 1%, मतलब 1% भाग जो अंडाणु शुक्राणु लिया है, बाकी 99% भाग जो है शरीर कायिका कोशिका का बना होता है। पूरा को शरीर जो किसका कोशिका का बना होता है? कायिका कोशिका का बना। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। एक मदर सेल टूटकर कितने सेल का निर्माण करती है? 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम संख्या समान रहते हैं और अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? समान होती है, और इसे क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। जैसे देखते हैं 23 46 क्या हो गया? 23 जोड़ा हो गया, 46 रहता है भाग। इसमें 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला अवस्था होता है इंटरफेस, प्रारंभिक अवस्था। यह सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें DNA का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? DNA का निर्माण होता है, अर्थात क्रोमोसोम अलग हो जाता है। DNA में क्या होता है? क्रोमोसोम अलग हो जाता है। दूसरा है प्रोफेज, मध्य फेज। इसमें जो है स्प्लेंडर यानी कि फाइबर, स्प्लेंडर फाइबर मतलब तुर्क धागा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तुर्क धागा, यानी पतले धागा नुमा संरचना होता है, उसका निर्माण होता है। तथा केंद्रक का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। केंद्रक का क्या होता है? विभाजन, यानी केंद्रक बढ़ जाता है। तीसरा है मेटाफेज। क्या है? मेटाफेज। इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। अध्ययन के सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अध्ययन के, जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ने के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो है मेटाफेज है। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो है मेटाफेज है। किसका? समसूत्री कोशिका का। अब है एनाफेज। क्या है? एनाफेज। यह सबसे छोटी अवस्था में है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। किसकी ओर? ध्रुवों के। ध्रुव मतलब पोल की ओर चले जाते हैं। और की ओर जहाँ से वह निकलते थे वहीं के आसपास की ओर क्या करते हैं? चले जाते हैं उसकी कोशिका। अब अगला है सबसे लास्ट टेलोफेज। क्या है? टेलो मतलब सबसे सूक्ष्म छोटा सा भाग, सबसे छोटा हिस्सा होता है। टेलो मतलब सबसे छोटा हिस्सा। यह सबसे अंतिम अवस्था है। क्या है? सबसे अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है। विभाजन में क्या क्या होता है? कार्य पूर्ण। शुरू होता है इंटरफेज से और लास्ट हो जाता है टेलोफेज में, जैसे विभाजन होना प्रारंभ होता है। और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर यानी कि फाइबर तुर्क धागा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। जैसे तुर्क धागा बनता है पहले शुरू में इंटरफेज में, और लास्ट फेज में होता है टेलोफेज में क्या होता है? तुर्क धागा गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि वह जो है वह अंग पूर्णतः विकसित हो जाता है। बच्चा जैसे बच्चा के शरीर में जन्म लेता है शिशु में, तो पूर्णतः सभी अंग विकसित नहीं होता, उन्हें इसी सब फेज से क्या करना पड़ता है? गुजरना पड़ता है। तभी क्या होता है उसके अंग में? जैसे बच्चा सबको देखिएगा, अपना लोगों में पहले 208 से 12 हड्डी होता है, लेकिन बच्चा में शुरू में नहीं होता। बच्चा में 208 हड्डी होता है। अपना लोगों में 212 हड्डी। पूर्णतः हड्डी विकसित होने में बच्चा को समय लगता है, और जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वह यही सब प्रक्रिया है। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। अब देखते हैं, छिपकली को काट देता है फिर निकल जाता है। कौन ची होता है? देखते हैं ना, हम लोग पहले समझते थे, पढ़ते थे, तो हम छिपकली का कहीं किसी व्यक्ति का पूंछ काटिएगा दोबारा कैसे निकल जाएगा, तो कैसे समसूत्री विभाजन जो होता है, छिपकली का देखिए पूंछ काट दीजिए तुरंत जन्म जाता है।
किसके कारण? समसूत्री विभाजन, फिर उससे जन्म ले लेता है। लेकिन मानव मनुष्य समय होता नहीं, कोनो अंग काट दीजिएगा तो दोबारा होगा नहीं, क्योंकि उसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसीलिए जो है छिपकली सिर्फ किस में होता है? छिपकली और चूहा, चूहा का भी कुछ काट दीजिए फिर जन्म ले लेगा, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, फिर से क्या लेता है? जन्म ले लेता है। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। कोशिका में टूटता फूटता है, शरीर का कोई हड्डी टूटता है फिर जुट जाता है, किसके कारण? समसूत्री विभाजन के कारण। तो हड्डी जुट भी नहीं करेगा। कोनो कपार का अंग फूटता है फिर जुट जाता है, मतलब भर जाता है घाव सब, समसूत्री विभाजन के कारण। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है, समसूत्री विभाजन द्वारा उसका क्या होता है? निकल जाता है। याद रखिए किस दो, या मतलब कह सकते किस जो है छोटा छोटा जीव जंतु का जो है दोबारा क्या होता है? पूंछ निकल जाता है। तो छिपकली और चूहा का किस विधि द्वारा? तो समसूत्री विभाजन द्वारा। अब तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। किस में होता है? जनन कोशिका, यानी कि जनन कोशिका में होता है, स्पर्म में ओवम में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। इसमें एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिका में बढ़ जाती है। मातृ कोशिका कितने कोशिका में बढ़ जाती है? 4 पुत्री कोशिका में बढ़ जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इनका प्रोफास्फेज अवस्था की घटना होती है। इनका प्रोफेज, इसका जो होता है प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। इसमें क्या होता है? प्रोफेज की अवस्था होती है, घटना होती है, और इसका प्रोफेज क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, मतलब लंबा प्रक्रिया चलता है। अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस में एक्स क्रोमोसोम प्रभावित करता है। आदमी को देखिए कलर ब्लाइंडनेस होता है। कलर ब्लाइंडनेस जैसे सेना समय जाता है तो उसका कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है, उसको बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। उसमें क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। एक्स क्रोमोसोम जो है क्या होता है? सर्वाधिक होता है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? आपको हरा रंग नीला दिखाई देने लगा, नीला रंग लाल दिखाई देने लगेगा, काला रंग जो आपको दिखाई नहीं देगा, सब कुछ क्या दिखाई देगा? उसी को कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। कि यह क्या है? अनुवांशिकी मतलब बीमारी होता है, अनुवांशिकी बीमारी होता है, जिसको अगर जैसे आपके पिताजी को है तो आपको हो जाएगा। 3 भैयारी हैं आप, 2 भैयारी हैं तो कलर ब्लाइंडनेस एक को हो जाता है, अगर अनुवांशिकी गुण होता है कलर ब्लाइंडनेस। अगर नहीं है किसी को तो नहीं होता। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है सेना समय मतलब किसी भी मेडिकल में परीक्षा में चेक किया जाता है कलर ब्लाइंडनेस को। देखिए सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम जो है क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। क्रोमोसोम में जो तो होने वाले अनियमितता को क्या कहते हैं? सिंड्रोम। इसी कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। असामान्य देखते कभी फुंसी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, अपने आप में फुंसी निकल जाता है, या कुछ भी शरीर में कुछ अंग जो क्या होता है फूल जाता है या कुछ भी हो जाता है, वह किसके कारण हो जाता है? सिंड्रोम के कारण उभर जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम का भाग बटा हुआ है। टर्नर सिंड्रोम जो पहला है टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहती है? 45। याद रखिएगा टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? स्त्री में। इसमें स्त्री के शरीर अविकसित होता है। क्या होता है? अविकसित, मतलब बढ़ता नहीं है, तथा उनमें बांझपन देखा जाता है। देखते होंगे अगर कोई व्यक्ति अगर महिला बांझपन है तो किस सिंड्रोम के कारण? टर्नर सिंड्रोम के कारण। सिंड्रोम में जो उसे सिंड्रोम नहीं पाया जाता है वो क्या होता है? वो शिशु को जन्म नहीं दे पाती है, जिसे उसे बांझ बोल दिया जाता है, और यह शरीर में उसके शरीर में विकसित नहीं होता। कहा कि 45 ही रहता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना रहता है? 45। और एक स्त्री को माता बनने के लिए कितनी चाहिए? किस माता बनने के लिए कितना चाहिए? 46 चाहिए। तो एगो कम है, इसलिए क्या होता है? बांझपन उसमें आता है। इसलिए कितनों दवाई सब कराने के बावजूद भी नहीं होता। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी जो पुरुष और स्त्री में दोनों में कभी किसी न किसी में क्या होता है? दोष होता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें, जैसे सिंड्रोम का बात की टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाता है? अगर चेक करने के बाद महिला में, तो यहाँ पर देखा जाएगा महिला का क्या है? दोष है, महिला का दोष है, इसलिए क्या होता है? वह बांझपन हो जाता है। देखिए क्लीनफेल्डर सिंड्रोम जो है, क्लीनफेल्डर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 47। कितनी होती है? 47। यह केवल पुरुष में पाया जाता है, इसलिए केवल क्या होता है? पुरुष में पाया। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। बढ़ गया तो पुरुष क्या हो जाता है? क्या होता है? नपुंसक हो जाता है, और घट गया तो महिला बांझ हो जाती है। दोनों का क्या है? अलग अलग बीमारी है। क्या होता है? नपुंसक हो जाता है, मतलब क्या? वह स्त्री को, वह पुरुष बच्चे को वह पुरुष जन्म नहीं दे पाता है। अगर 45 हो गया तो वह महिला जन्म बच्चे को नहीं दे पाती है। 47 हो गया तो इसलिए 46 रहना ही चाहिए प्रॉपर। अभी देखते हैं कोई कोई पुरुष, अभी यहाँ पे कह सकते हैं हम कि क्लीनफेल्डर जो है फेडरल सिंड्रोम जो है, क्लीनफेल्डर सिंड्रोम, यह जो होता है पुरुष में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? बच्चे का जन्म नहीं दे पाता है, नपुंसक हो जाता है। लेकिन अगर वही हो जाएगा क्या? टर्नर सिंड्रोम, तो महिला में बांझपन की स्थिति उत्पन्न करता है। यहाँ से आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कुछ समझ में आता है कि काहे नहीं बच्चा किसी को होता है, किसी माता है बहनों को या किसी पिताजी को, तो काहे नहीं होता है? तो मेन बात होता है क्या उसका? वहाँ सबसे बड़ा बात क्या होता है? यही होता है। तो उसमें टर्नर सिंड्रोम नहीं होता महिला में, इसमें क्या नहीं होता? क्लीनफेल्डर सिंड्रोम नहीं होता है। उसमें 47 बढ़ जाता है, उसमें घट जाता है। पर ऊपर कोई चीज़ बराबर रहेगा तब तो कुछ होगा। देखिए डायनोस सिंड्रोम जो होता है, यह क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, और मेल और तथा फीमेल दोनों में को हो सकता है। इनमें शरीर बेडोल हो जाता है। 47 जो है
इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में दोनों मिक्स हो जाता है, मतलब कभी कभी पुरुष का भी 47 हो जाता है, कभी कभी महिला का भी 47 होता है, जिसमें मेल और फीमेल का दोनों का क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन गड़बड़ा जाता है और बेडोल हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, जीभ तथा होंठ मोटा हो जाता है, जीभ और होंठ क्या होता है, मोटा हो जाता है। देखते हैं ना कभी कभी बहुत, जब बच्चा जन्म लेता है उसका होंठ सब बाद में क्या होता है, बड़ा मोटा हो जाता है, विकसित हो जाता है, शरीर का कोई अंग क्या होता है, विकसित हो जाता है। मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है, क्या होता है, मंद बुद्धि का हो जाता है। ये सब भी बहुत बड़ा रीज़न है, बायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं, ये सब का भी एक बहुत बड़ा समझ सकते रीज़न है, जो कैसे क्या होता था, अभी पढ़ने के बाद पता चलता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, मंगोलाइट, मतलब मंद बुद्धि का बच्चा। अगर बच्चा जो मंद बुद्धि जन्म लेता है तो उसका माता पिता को इफेक्ट पड़ता है, बच्चा थोड़ी ना अपने मंद बुद्धि होता है, उसका माता पिता उस प्रकार से क्रोमोसोम की संख्या होता है, उसमें तो जेनेटिक गुण है, हुआ उसके ऊपर बच्चा में जेनेटिक गुण है ऐसा, और उसके माता पिता में हुआ तो गुण है, प्राकृतिक गुण है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकता है। अब देखिए पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है, पटाऊ सिंड्रोम में इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाते हैं, कितना, 47, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है और उसके ऊपर का होंठ कट जाता है, कटा होता है, मतलब आधा भाग देखते हैं, कभी कभी बच्चा सब जन्म ऐसे निकल जाता है तो आधा कटा हुआ भाग होता है, नहीं देखते, कभी कभी ऐसे निकला हुआ भाग रहता है, कट जाता है, ऐसे ठोड़ सब ऐसे हो जाता है, तो वो उसमें मंद बुद्धि का भी होता है, साथ में क्या हो जाता है, होंठ उसका कट जाता है, नहीं बताया, कभी होंठ विकसित हो जाता है, कभी कभी वो होंठ क्या होता है, बेडोल हो जाता है ना, तो उसका क्या हो जाता है, जीभ कभी कभी मोटा हो जाता है, अक्सर लेकिन होंठ होता है पटाऊ सिंड्रोम में। यह सिंड्रोम जैसे विकसित होता है बच्चा में क्या होता है, जीभ और होंठ क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, या फिर निकल जाता है फट के, या फिर नहीं तो उसको क्या हो जाता है, मंद बुद्धि का हो जाता है, मतलब बहुत कुछ समझने में बहुत मुश्किल लगता है। वायरस, विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, विषाणु जो है किसका पालन नहीं करता है, कोशिका सिद्धांत। अगर कोशिका सिद्धांत का पालन करता तो आदमी को इफेक्टेड नहीं करता, जीवाणु कोशिका सिद्धांत का पालन करता तो जीवाणु आज कोशिका नहीं इफेक्टेड करता। देखते हैं वायरस का बीमारी कोई आता है तो आदमी एक से दूसरे में फैल जाता है, इसलिए कोशिका को क्या करता है, इफेक्टेड करता है, जबकि जीवाणु नहीं फैलता है। जब खत्म हो गया, देखिए ये खाली फोटो खींच के भेज दीजिए, वो खत्म हो गया। अब आप जैन धर्म का फोटो खींच के जिसके पास होगा भेज दीजिएगा, तो हो गया।